हेलो फ्रेंड्स। आईपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस के जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आज जो इस बार नया टॉपिक जुड़ा है ध्वनि या साउंड जिसे बोलते हैं उसको हम शुरू करने वाले हैं, जिसके बारे में हम ध्वनि क्या होती है, ध्वनि या साउंड है उसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में, और कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे वेग है, आयाम है, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है, और ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की गुणता है, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है वो जनरल साइंस में इस बार नया टॉपिक ही जुड़ा है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा आपको फोकस करके पढ़ना होगा। इसके अलावा ये बता दूं कि ये जो हम पूरा जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पूरा जो एनसीईआरटी है क्लास 9 की बुक है जिसमें चैप्टर 13 दे रखा है, उससे हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ग्रेड के लिए ये तो है ही, साथ में अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, एलडीसी, किसी भी जनरल साइंस से जुड़े हुए टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये यूजफुल है। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ध्वनि या साउंड। इससे पहले भी मैं फिजिक्स का, इससे पहले एक टॉपिक बल तथा गति के नियम हम पढ़ चुके हैं, साथ में हम केमिस्ट्री के और बायोलॉजी वाले टॉपिक भी हम फिनिश कर चुके हैं। या साउंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़िए, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इसको अच्छे से समझ के पढ़िए क्योंकि शायद नया टॉपिक जुड़ा है तो थोड़ा सा आपको, और एक ये टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ध्वनि या साउंड। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। यानी ध्यान रखना, सबसे पहली बात यह है कि ध्वनि भी ऊर्जा ही होती है। जैसे प्रकाश ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, जैसे बहुत सारी नाभिकीय ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, वैसे ही ध्वनि भी ऊर्जा का ही एक रूप है और हमारे कानों में ये जो सुनने की शक्ति है उसको प्रदान करती है। ध्वनि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है तथा इसकी उत्पत्ति के लिए सामान्यतः कंपन आवश्यक होता है। यानी ध्वनि है, ध्वनि जो हमारी है, जैसे कहीं किसी भी कण में, किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न हुई तो वो जब हमारे कानों तक पहुंचेगी तो हमारे कानों तक पहुंचने के बीच में उसमें कुछ कंपन उत्पन्न होते हैं और उन कंपन के द्वारा ही ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है। यानी ध्वनि को उत्पन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कंपन की आवश्यकता होती है। तो यानी जहां कहीं भी ध्वनि उत्पन्न होती है वहां किसी न किसी वस्तु में कंपन अवश्य होता है, यानी कंपन होगा तो ही ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन हर तरह का कंपन ध्वनि नहीं उत्पन्न करता है। ये ध्यान रखना कि ध्वनि तो तभी उत्पन्न होगी जब कंपन होगा, लेकिन कंपन, हर कंपन ऐसा नहीं होता जिससे ध्वनि बनती है। जैसे क्या होता है कि जैसे हिलते हुए एक वस्त्र होते हैं, जैसे हवा चलती है, हवा चलती है तो कपड़े हिलते हैं लेकिन उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। उनमें कंपन होता है, वाइब्रेशन होता रहता है, लेकिन उनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ध्वनि केवल कंपन से उत्पन्न होती है, लेकिन हर कंपन ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। हिलते हुए वस्त्र से ध्वनि उत्पन्न होती है लेकिन इससे कंपन नहीं होता है। विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु को फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। यानी किसी वस्तु में जैसे आपने रगड़ कर, दो पत्थरों को हिलाया, या फिर किस तरह से भी आप किसी चीज़ को खुरचते हो, रगड़ते हो, वायु से फूंकते हो, तो आप फूंक देते हो किसी में तो हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। हम वस्तु को जैसे कंपन करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। हम बार बार में शब्द पढ़ रहे हैं कंपन। तो कंपन क्या होता है? कंपन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। यानी कोई भी वस्तु है, जैसे है इस पे आपने जैसे कोई चोट मारी तो वो जैसे ही जैसे चारों तरफ से बार बार गति करती है तो वही उसको कंपन कहते हैं। और कंपन के कारण ही, यानी उसके अंदर जो कण है उनमें कंपन होता है और उस कंपन के कारण ही उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंपन का अर्थ क्या हो गया? किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। तो आपको ध्वनि क्या है और कंपन क्या होता है इसके बारे में हमने देख लिया। तो जैसे कैसे होता है कि मनुष्यों में वाक् ध्वनि उनके वाक् तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी मनुष्य है, हमारे कानों में जो ध्वनि आती है वो किससे होती है? हमारे जो वाक् तंतु होते हैं, जो गले में वाक् तंतु होते हैं, उनमें कंपन होता है, इसके कारण हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षी है, अपने पंख को फड़फड़ाता है, या मक्खी भिन भिन आती है तो ध्वनि उत्पन्न करती है। खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर हम छोड़ते हैं तो कंपन करता है, उससे हमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कुछ उदाहरण है जिनके कारण, कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि जो ध्वनि है वो क्या क्या है? एक ऊर्जा का रूप है और कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है।
इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि ध्वनि है, जैसे वायु है, वायु से ध्वनि जाती है हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, तो यानी ध्वनि का जो संचरण होता है वो कैसे होता है। तो ध्यान रखना, ध्वनि का जो संचरण होता है वो किसी माध्यम के द्वारा होता है, यानी ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। यानी अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, या वायु, ठोस, द्रव, गैस, अगर कोई माध्यम नहीं है तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा। ध्वनि का संचरण, ये ध्यान, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आपसे पूछ सकते हैं कि जैसे ध्वनि का संचरण है कौन से माध्यम में नहीं होता, तो कौन से माध्यम में नहीं होता, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे ही माध्यम कहते हैं, यानी जिसमें से यदि ध्वनि निकलती है, जैसे चाहे कोई ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तो उससे होकर निकलती है। जैसे आप किसी भी लोहे की छड़ है, लोहे की छड़ को जैसे ही आप झटकते हो या फिर कहीं पे ठोकते हो तो उसमें कंपन, सन सी आवाज आती है, तो कंपन होता है, तो वो ध्वनि उसमें से निकलती है। तो यानी माध्यम की आवश्यकता होती है तो ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो माध्यम की आवश्यकता है, ठोस, द्रव या गैस, कोई भी माध्यम हो सकता है। ठीक है, जिसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में, और गैस में सबसे कम ध्वनि का संचरण होता है। कैसे है, जैसे एक रॉड है, जैसे एक लोहे की छड़ है, उसमें आप ठोकोगे तो बहुत तेज आवाज़ आती है। इसके अलावा जैसे आप पानी में पत्थर मारो, थोड़ी कम आवाज़ आती है। इसीलिए इसके अलावा आप जैसे ही आप जैसे कोई पत्थर को वायु में फेंको, यानी आकाश में फेंकोगे, तो उसकी और भी कम आवाज़ आती है। तो यानी जितने सघन कण कण होंगे या फिर जितना उनका घनत्व अधिक होगा, उसमें ही जो है ध्वनि का संचरण अधिक होता है। तो ध्वनि का संचरण आप ध्यान रखना, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम होता है। जैसे आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो आपके पास एक लोहे की छड़ है, आपके पास जल है, और अगर जैसे कोई हाइड्रोजन गैस से बना हुआ बैलून है, तो तीनों में से ध्वनि का संचरण किस में सबसे ज़्यादा होगा, तो आप बता सकते हो ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा संचरण किस में होगा, लोहे की छड़ में ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि की आवाज़ तेज उसी में आती है। तो ध्वनि के संचरण के लिए आपको ध्यान रखना है क्या, माध्यम की आवश्यकता होती है, और जो ठोस, द्रव या गैस कुछ भी हो सकता है। ध्वनि के संचरण की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, यानी कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको हम देखते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए क्या प्रोसेस होती है। तो ध्वनि के संचरण के लिए पहले मैंने एक छोटी सी एरो के माध्यम से आपको संक्षिप्त रूप में समझाया हुआ है, फिर इसकी डिटेल में हम देखेंगे। तो ऐसे कोई वस्तु है, सबसे पहले आपने कोई वस्तु ली, जैसे आप लोहे की छड़ी ले लो, क्या ले लो आप, जैसे हमने मान ली एक लोहे की छड़ है हमारे पास, ठीक है, उसको हमने ठोका तो उसमें क्या हो गया, उसमें कंपन उत्पन्न हुआ। जैसे ही उसमें कंपन हुआ तो उसके अंदर जो कण है, उन वो भी अंदर से माध्यम के जो कण है वो कंपनमान हो गए, यानी जो ठोस वस्तु है उसके कणों में अंदर कंपन हुआ। उनमें कंपन के कारण माध्यम की जो कण है अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं, यानी जैसे ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए कण हैं, जैसे आप ठोकते हो, ये कण अपनी जगह से थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये अपनी संतुलित अवस्था से जैसे ही विस्थापित हुए, निकटवर्ती जो कणों पर एक बल लगाया जाता है, यानी जैसे ही अपनी जगह से खिसकेंगे तो दूसरे, जैसे दो व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति अगर अपनी जगह से थोड़ा सा खिसकता है तो वो दूसरी व्यक्ति को भी धक्का देता है। तो इसी तरह से ये जो कण है अपने निकटवर्ती जो कण होते हैं उन पर एक बल लगाते हैं, तो फिर दूसरे कण है वो अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं, और इस तरह से ये कण पूरे माध्यम में चलते चले जाते हैं, और हमें ध्वनि है वो कानों तक पहुंच जाती है, यानी उनका विस्तार हो जाता है ध्वनि का, और उन कणों की कंपनमान अधिक होने के कारण हमारे कानों तक ध्वनि पहुंच जाती है। तो आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ सकते हैं ध्वनि संचरण की प्रोसेस क्या होती है। तो यानी ध्वनि आपको इस तरह से बना के दे देंगे, आपको उल्टा सीधा, और आपसे इस तरह से चार ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि ध्वनि के संचरण की प्रोसेस क्या होती है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसको डिटेल में जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसको समझ लेते हैं कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वे अपने चारों ओर विद्यमान जो माध्यम के कण हैं उनको कंपनमान करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो लोहे की छड़ है, जैसे आप उसको ठोकते हो तो उसमें जितने भी ठोस ठोस होती है लोहे की छड़, तो उसमें जितने भी कण होते हैं वो कंपनमान होते हैं। ये कण कंपनमान वस्तु से हमारे कानों तक क्षमतो गति कर नहीं सकते, क्योंकि मतलब जैसे ही कंपन होता है तो ये हमारा कान इतनी दूर है, तो
ये तो है नहीं है कि वो स्वयं अपने हमारे कानों तक पहुंच जाएंगे और हमें आवाज़ सुनाई देती है। सबसे पहले जो कंपनमान वस्तु है उसके संपर्क में रहने वाले जो माध्यम के कण हैं अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। यानी जो माध्यम के कण हैं इसमें जैसे रोड में जो कण हैं वो थोड़े से अपनी जगह से इधर उधर हो जाते हैं और अपने समीप के कणों पर एक बल लगाती हैं, जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। ये अपने दूसरे कणों पर बल लगाते हैं। इस तरह से जो पूरी रॉड होती है, जैसे यहाँ से आपने ठोका तो इसमें ये कंपन हुआ, फिर ये दूसरे कणों को विस्थापित, आगे वाले कणों को विस्थापित करते हैं और इस तरह से पूरे माध्यम में कणों का कंपनमान, कणों में कंपनमान होता है और ये एक दूसरे से विस्थापित होते चले जाते हैं। तो निकटवर्ती कण फिर क्या करते हैं, अपनी जो विराम अवस्था होती है उससे वो विस्थापित होते हैं, फिर दूसरे कण उन पे आगे बल लगाते हैं और इस तरह से पूरी प्रोसेस में कण अपने एक आने वाले कणों से विस्थापित होते चले जाते हैं। प्रारंभिक जो कण है वो अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आते हैं। फिर वो जो कण होते हैं, ये जो निकटवर्ती कण हैं वो अपने विस्थापित होते हैं और पहले वाले कण अपनी पूर्ण जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ही आ जाते हैं। और ये जो पूरे माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती है। तो इस तरह से एक पूरी प्रोसेस होती है। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ है, मतलब विक्षोभ क्या हो गया कि जो माध्यम है, जैसे हमने ये छड़ ली है, इस छड़ में जो कण हैं, इन कणों में जो एक दूसरे के साथ विस्थापन हो रहा है, इन विस्थापनों के कारण जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, मतलब ये विक्षोभ होता है अपनी अपनी जगह से, ये कण है हिल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, लेकिन कण को माध्यम के जो कण नहीं है वो ये कण नहीं, लेकिन इनमें जो विस्थापन हो रहा है वो अपने के पूरे माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। यानी इस जो छोर है इससे दूसरे छोर पर ये आ जाता है और ये जो विस्थापन होता है, विक्षोभ होता है, वो एक तरह से इस तरह से चलता हुआ आता है और आगे तक बढ़ता जाता है, हमारे कानों तक पहुंच जाता है। तो जो ये विक्षोभ उन्होंने नाम लिया है, वो विक्षोभ क्या होता है, वो एक तरंग होती है। यानी हमारे जैसे ही आप किसी भी माध्यम में विस्थापित होती हैं, कण विस्थापित होती हैं, तो उनमें एक विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और वो विक्षोभ क्या होता है, तरंग के रूप में होता है, जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। यानी पूरा जो कण एक दूसरे में गति उत्पन्न करते हैं वो किसके कारण करते हैं, विक्षोभ के कारण करते हैं। और ये जो विक्षोभ होता है वो विक्षोभ क्या होता है, वो विक्षोभ एक तरंग होती है। यानी कैसे गति करते हैं, ये इस तरह से तरंग के माध्यम से गति करते हैं और ये कण इसी प्रकार अन्य कणों में भी गति उत्पन्न करते हैं। यानी तरंग के माध्यम से गति होती है और जो भी कण कंपनमान होते हैं उनमें तरंग के माध्यम से गति होती है। इसलिए इसमें बताया गया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी माध्यम में जो ध्वनि के संचरण के समय माध्यम के कण स्वयं तो आगे नहीं बढ़ते, लेकिन इनमें जो विक्षोभ उत्पन्न होता है और विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए ध्वनि को हम तरंग के रूप में जानते हैं। यानी ध्वनि कैसे रूप में है, क्योंकि ये दो रूप होते हैं, तरंग होता है, एक पदार्थ रूप होता है। तो ध्वनि कैसा है, तरंग के रूप में मानी जाती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्वनि को तरंग के रूप में माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ध्वनि के संचरण के समय माध्यम के कण हैं वो स्वयं नहीं आगे बढ़ते बल्कि एक विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ते हैं, इसलिए ध्वनि को तरंग कहते हैं। और ध्वनि तरंग माध्यम के कणों के द्वारा अभिलक्षित होती है। ध्वनि तरंगे माध्यम के, ध्यान रखना, माध्यम के कणों द्वारा अभिलक्षित होती है, इसके लिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। क्या है, एक तो लाइन क्यों कि ध्वनि एक तरंग होती है, और तरंग कौन सी होती है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्वनि कौन सी तरंग है, पूछा जा सकता है आपसे। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें माध्यम के कणों के द्वारा गति होती है। ध्यान रखना तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कैसी तरंगे होती हैं, तरंगे दो, एक होती हैं यांत्रिक तरंगे और दूसरी तरंगे होती हैं अयांत्रिक तरंगे होती हैं। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं वो माध्यम के कणों के द्वारा गति करती हैं, यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगों का अगर आपसे पूछ ले तो उदाहरण है, ध्वनि की तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे हैं, लेकिन अयांत्रिक तरंगे जो होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो कैसी, तो कौन सी तरंगे होती हैं, प्रकाश तरंगे। जैसे सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं
प्रकाश तरंगे हैं उनको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की तरंगे मैंने आपको बता दी। ध्यान रखना आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश तरंगों के बारे में। यांत्रिक तरंगे हैं, जोर देके बता रही हूँ, ध्वनि तरंगे हैं को यांत्रिक तरंगे कहते हैं और उनके लिए माध्यम के कणों की गति द्वारा यह विलक्षित होती है या माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। दूसरी होती है यांत्रिक तरंगे हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे इनका उदाहरण हो गया प्रकाश तरंगे होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर ही हम ध्वनि के जो गुण हैं, ध्वनि के जो अभिलक्षण हैं, वो हम देख लेते हैं कि ध्वनि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो ध्वनि सबसे पहला है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना है, ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैंने हालांकि ये रेड पॉइंट में आपको बता दिया है। ध्वनि, क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में आपसे ये पूछ सकते हैं और इस बार ये नए टॉपिक जुड़े हैं, इसके लिए इनसे क्वेश्चंस आने की 100% संभावना रहेगी, वो अधिक से अधिक रहेगी। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके लिए ध्वनि को क्या कहते हैं, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अब है ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील की आवश्यकता होती है, यानी यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है, यानी ये निर्वात में गति नहीं करती है, जबकि जो प्रकाश तरंगे हैं वो निर्वात में भी गति करती हैं। ध्वनि के संचरण के लिए ये भी ध्यान रखना, वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम होता है। क्यों, जैसे आप खुले पहाड़ पर जोर से चिल्लाओ, खुले पहाड़ पर आप जोर से चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक और बहुत देर तक गूंजती है। वो क्या होती है, क्योंकि उसमें वायु अधिक होती है, तो वायु संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम होती है, क्योंकि उसमें कण हैं वो अधिक बिखर जाते हैं, दूर दूर तक बिखर जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत देर तक सुनाई देती है। तो वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम होता है। जब कोई कंपनमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो आप अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है, यानी कोई भी वस्तु, जैसे आपकी आवाज़ निकलती है तो वो जैसी कंपन होगा तभी तो वायु के कणों में कंपन होता है, फिर वो कंपन जो है वो आगे के कणों में कंपन करती हैं और इस तरह से वो एक दूसरे को संपीड़ित कर देती हैं। तो इस प्रकार एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे एक उच्च दाब का क्षेत्र इसमें बन जाता है। कैसा क्षेत्र बनता है, उच्च दाब का क्षेत्र बनता है और इस क्षेत्र को हम संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। और यह संपीड़न कंपनमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है, यानी जो कंपन हुआ है उस कंपन से दूर जाता है। मतलब इस तरह से तरंग के रूप में गति करती, जब वस्तु में कंपन होता है तो वो एक तरंग के रूप में गति करती है। तो जो ये वायु के कण हैं एक स्थान से यहाँ से चलते हैं तो ये दूसरे कणों को धक्का देते हैं और इस तरह से एक उच्च दाब का क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है। आप अभी पढ़ेंगे, इसमें दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, एक उच्च दाब का क्षेत्र होता है और एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो उच्च दाब का क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को संपीड़न क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं, संपीड़न क्षेत्र कहते हैं और इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। और जब कंपनमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम विरलन क्षेत्र कहते हैं। यानी जैसे ही आप वस्तु में कंपन होता है तो उसमें एक क्षेत्र उत्पन्न होता है नीचे की ओर या पीछे की ओर, उसको बोल सकते हैं। जैसे ये जो खाली जगह होती है पीछे की, मतलब कंपन आगे भी होते हैं कणों में और पीछे भी धक्का देते हैं उनको, तो आगे की ओर जो बनता है वो ऊंचा वाला शिखर वाला क्षेत्र बनता है, इसको संपीड़न क्षेत्र कहते हैं। जबकि जो पीछे की ओर कंपन होता है उसमें वो नीचे की ओर धक्का देते हैं, यानी पीछे की ओर धक्का देते हैं, उस क्षेत्र को हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, विरलन क्षेत्र कहते हैं, जिसे हम आर से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी जब ध्वनि होती है जो तरंग के रूप में आगे बढ़ती है तो उसमें दो क्षेत्र बनते हैं, उच्च दाब का क्षेत्र और निम्न दाब का क्षेत्र। उच्च दाब का क्षेत्र है जिसे हम संपीड़न क्षेत्र कहते हैं और निम्न दाब का क्षेत्र है उसे हम विरलन क्षेत्र कहते हैं। आपको ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कौन कौन से दो क्षेत्र बनते हैं, संपीड़न क्षेत्र और विरलन क्षेत्र इसमें बनते हैं। तो जब वस्तु कंपन करती है तो आगे और पीछे तेजी से गति करती है। ये तो है नहीं है कि पहले वही आगे आगे चलती चली जाएगी, पीछे पीछे आएगी बाद में, ऐसा नहीं होता है। कि जब वस्तु कोई कंपन करती है या फिर कोई भी जो ध्वनि उत्पन्न होती है तो इसमें से संपीड़न और विरलन क्षेत्र एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो उनकी संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है, यानी जो
उच्च दाब का क्षेत्र, फिर निम्न दाब का क्षेत्र, फिर उच्च दाब का क्षेत्र, फिर निम्न दाब का क्षेत्र। तो संपीड़न क्षेत्र और विरलन क्षेत्र, संपीड़न क्षेत्र विरलन क्षेत्र की एक श्रेणी बन जाती है और यही संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचारित होते हैं। यानी एक संपीड़न इस तरह से पूरी एक तरंग के रूप में ये निर्माण करती है। और कौन निर्माण करता है? संपीड़न क्षेत्र और विरलन क्षेत्र मिलकर एक तरंग का निर्माण करते हैं जो माध्यम में से आगे होकर संचरित होती है और इसी के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। तो दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है, क्योंकि हमने दो देखे कि दो क्षेत्र होते हैं, एक उच्च दाब का क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है, एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये दाब कहाँ से आता है? तो ये दाब क्या होता है? किसी माध्यम में दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। यानी कोई भी जो वस्तु होती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जैसे आप देखो, आप ठोस है, ठोस में जो कण होंगे वो कैसे होंगे? एक दूसरे से सटे हुए होंगे। तो जितने कण आयतन, इन कणों का आयतन इनमें पाया जाता है, यानी जितना एरिया इनमें घेरे रहता है, उसी के हिसाब से वायु की ध्वनि की जो गति होती है वो हमें उत्पन्न होती है। जैसे द्रव है, अब द्रव है, द्रव में हम मान लें जैसे जल है, जल में जो आयतन है थोड़ा सा इसका अधिक फैला हुआ होता है, तो इसमें जो आयतन में कणों की संख्या है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर गैस है, गैस में जो कण है वो बहुत दूर दूर, जैसे वायु देखें तो वायु में बहुत दूर दूर कण होते हैं। तो इसी के आधार पर जो इनमें क्षेत्र उत्पन्न होता है और उसके कारण उनमें कणों, जो आयतन के कणों की संख्या से उनका दाब क्षेत्र संबंधित होता है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो किसी माध्यम में कणों का जो अधिक घनत्व है अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। यानी माध्यम में जो कण होते हैं, जैसे अगर आयतन ज़्यादा होगा तो अधिक घनत्व होता है और आयतन अधिक होता है तो घनत्व कम होता है। तो किसी माध्यम में जो कणों का अधिक घनत्व है वो अधिक दाब को उत्पन्न करता है और कम घनत्व है वो कम दाब को उत्पन्न करता है। तो ध्वनि का संचरण इस प्रोपोर्शनल टू घनत्व होता है, यानी जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होता है उसमें ध्वनि का संचरण भी अधिक होता है। इसी कारण जो ठोस होते हैं उनमें ध्वनि का संचरण अधिक होता है, क्योंकि उनका घनत्व अधिक होता है, उनके कण अधिक पास पास पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो घनत्व है वो अधिक दाब क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसके लिए ध्वनि का संचरण घनत्व के प्रोपोर्शनल होता है। और जैसे ठोस है उसमें का घनत्व अधिक होता है, द्रव का उससे कम होता है और गैस का उससे कम होता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ध्वनि का संचरण है वो ठोस, द्रव, जो गैस में इस तरह से विस्तरित होता है, यानी इसलिए ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, वो घनत्व के आधार पर निर्भर करता है। तो इसमें ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये संपीड़न और विलयन क्षेत्र बने। संपीड़न और विलयन क्षेत्र इसमें कैसे बनते हैं वो एनसीईआरटी में दे रखा है। जैसे कोई भी ये इन्होंने एक रॉड ले ली, ठीक है, इस रॉड में जैसे इन्होंने कंपन हुआ तो एक पहले उच्च दाब का क्षेत्र बना, यानी कणों में अधिक ज़्यादा दाब उत्पन्न हुआ, उसे संपीड़न क्षेत्र कहते हैं। फिर नीचे की साइड बना तो ये इस तरह से ऊंचा शिखर बनाता है, फिर ये नीचे की साइड बनता है विरलन क्षेत्र, फिर ऊंचा की साइड बनता है, फिर नीचे बनता है। इस तरह से विरलन मतलब कण थोड़े से दूर दूर होते हैं। संपीड़न क्षेत्र होता है जिसमें सघन क्षेत्र है, यानी कण एक दूसरे के बहुत अधिक पास पास होते हैं। और इस तरह से कंपन जो वस्तु है किसी माध्यम में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी उत्पन्न करती है और यही ध्वनि के संचरण का कारण बनती है। ये हो गया पहला पॉइंट, हमने देख लिया कि ध्वनि के लिए संचरण की आवश्यक माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें गुण इसका कि ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्यान रखना, दो तरह की तरंगे पाई जाती हैं, एक लॉन्जिट्यूडल और एक दूसरी पैरेलल होती है। तो ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे क्यों होती हैं? क्योंकि तरंगे ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, दूसरी तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगे कैसी होती हैं? ऐसी तरंगे होती हैं जो कि विक्षोभ के समानांतर चलती हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहती हैं। यानी जो दिशा में जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है उसी दिशा में चलती हैं, उसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहती हैं। दूसरी प्रकार की तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो लंबवत चलती हैं। कैसी तरंगे होती हैं? ये लंबवत तरंगे चलती हैं। कैसे? जैसे ये विक्षोभ की जो दिशा है उसमें नहीं चलकर इसके अपोजिट यानी लंबवत दिशा में चलती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे
होती है, उनके बारे में भी हम अब आगे पढ़ेंगे कौन सी तरंगे होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जो ध्वनि की तरंगे होती हैं वो कैसी तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्यों होती हैं? किसी भी माध्यम में ध्वनि संपीड़न और विलयनों के रूप में संचरित होती है। देखिए हमने पढ़ लिया कि संपीड़न और फिर विलयन के रूप में निकलती है, जो एक तरंग के रूप में हमें दिखाई देते हैं, और यही तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती है। यानी जो ध्वनि है वो इस तरह से संपीड़न और विलयन क्षेत्र के रूप में चलती है। उच्च शिखर संपीड़न, निम्न दाब क्षेत्र विलयन क्षेत्र कहलाता है, और इन्हीं तरंगों को हम अनुदैर्घ्य तरंगे कहती हैं, क्योंकि ये जो तरंगे हैं माध्यम के कणों का जो विस्थापन है विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर में करती है। यानी इसमें क्योंकि जो तरंग है के रूप में चलते हैं, जो माध्यम के कण होते हैं, ये माध्यम के कण भी है जो विक्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं, ये माध्यम के कण इसके दिशा में ही समानांतर विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, इसके के लिए इनको अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इनको अनुदैर्घ्य तरंगे क्यों कहते हैं। या तो पूछेंगे आपसे कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं, पूछ सकते हैं। तो यांत्रिक तरंगे क्यों हैं वो देख लिया, क्योंकि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं क्यों है, क्योंकि इनको जो माध्यम के कण है इनका विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, इसके लिए ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। आपको ध्यान रखना है, आपसे ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, तब आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो आपको इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते। कण तो मतलब अपनी जगह पे ही रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, खाली एक विक्षोभ उत्पन्न करते हैं जो गति करता है। लेकिन जो विराम अवस्था में आगे पीछे दोलन करते हैं, कैसे करते हैं, आगे पीछे दोलन यानी घूमते हैं। आगे एक रॉड है, अब ये जो रॉड होती है, जैसे इसमें जो कण होते हैं, ये जो कण होते हैं वो इस तरह से अपनी जगह से तो नहीं विस्थापित होते, लेकिन क्या करते हैं, ये आगे गति नहीं करते, ये विस्थापित तो होते हैं, आगे पीछे इस तरह से गति करते हैं। कैसे करते हैं, आगे पीछे दोलन करते हैं, और इसी से जो विक्षोभ बनता है वो इस तरह से उत्पन्न होता है। तो ये जो विक्षोभ कैसे उत्पन्न हुआ, इनके समानांतर ही चल रहा है, तो इसके कारण ये जो दोलन करते हैं, तो इसी तरह से फिर इसी दिशा में ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होता है इनमें कि जैसे आगे पीछे दोलन होता है, यानी जो माध्यम के कण उनमें जो विस्थापन है वो समानांतर दिशा में होता है, संचरण की दिशा के समानांतर होता है, इसके लिए, और इसी तरह से फिर ये तरंग के रूप में बनती हैं, ध्वनि तरंगे आगे की साइड चलती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहती हैं। पूरा आपको स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, सादा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है, इसका रीज़न भी आपको बता दिया है। इसके अलावा मैंने बताया कि एक तरह की तरंगे और होती हैं, दूसरी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे वह तरंगे होती हैं जिसमें जो माध्यम के कण अपनी जो माध्यम की स्थिति है उसकी दिशा के लंबवत गति करते हैं। ध्यान रखना, अनुदैर्घ्य तरंगों में समानांतर गति करते हैं, और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें जो माध्यम के कण हैं, जैसे ये तरंगे हैं, उनमें लंबवत गति करते हैं। इस तरंग में कण तरंग की संचरण की दिशा में तो कंपन नहीं करते, बल्कि दिशा के लंबवत यानी अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। उसमें तो कैसे कंपन होता है, आगे पीछे होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कंपन होता है ऊपर नीचे कंपन होता है, इसके कारण ये लंबवत कंपन करते हैं, और इस प्रकार की तरंगों को कैसी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी आपको दो ही चीज़ ध्यान रखनी है, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं वो समानांतर चलती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, और उसमें आगे पीछे दोलन होता है। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं उनमें ऊपर नीचे कंपन होता है, और वो लंबवत दिशा में जो है कंपन करती है, ठीक है। जैसे आपने किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंका तो उस पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। जैसे कोई तालाब है, तो जैसे ही आप पत्थर डालते हो इसको इस तरह की दिशा में आगे ऊपर नीचे जो है तरंगे दिखाई देती हैं, तो वो एक अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। ध्यान रखना, अनुप्रस्थ तरंगों का ये एग्जाम्पल्स है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान रखना, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य है, वहीं प्रकाश की तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब के घनत्व नहीं होते हैं, इसलिए तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। ध्यान रखना, प्रकाश तरंगे दो चीज़ देख ली हमने कि एक तो ये अयांत्रिक होती हैं क्योंकि इनके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, दूसरा प्रकाश की तरंगे कैसी हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो एक तो ये लाइन आपसे पूछ सकते हैं। दूसरा हमने देखा ध्वनि तरंगे कैसी हैं,
ध्वनि तरंगों के माध्यम की आवश्यकता होती है, इसके लिए ये यांत्रिक तरंगे हैं। और दूसरी कैसी होती हैं, ये संचरण की दिशा के समानांतर चलती हैं, ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर कट हो गई कि कौन सी तरंगे कैसी होती हैं। ये हो गई, हमने देख लिया कि ध्वनि तरंगों के गुण देख लिए, ध्वनि तरंगों के बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल में शुरू में हमें पढ़ लिया कि ध्वनि तरंगे क्या हो। अब ये ध्वनि तरंगे जो बनती हैं उनमें क्या क्या इनमें अभिलक्षण होते हैं, इनके कैरेक्टर्स होते हैं जिनके कारण हम ध्वनि को सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगे होती हैं, उनमें निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। मुख्य रूप से इनमें आवृत्ति, आयाम और वेग पाया जाता है, यानी फ्रिक्वेंसी होती है, एप्टीट्यूड होता है, एम्पलीफायर्स होते हैं और इनके वेलोसिटी होती है, जो इनमें ध्वनि का उत्पन्न होने का कारण बनते हैं। जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गति करती है तो उनके किसमें घनत्व और दाब में परिवर्तन होता है। हमने देखा था पहले कि ध्वनि तरंग का जो संचरण है वो घनत्व के समानुपाती होता है, और घनत्व बढ़ता है तो दाब भी अधिक होता है। तो घनत्व और दाब दोनों में परिवर्तन करता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। यानी जब भी माध्यम में जो घनत्व और दाब है, जैसे उसमें कंपन होता है, उनका थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जब ध्वनि तरंगे माध्यम से संचारित होती है तो घनत्व दाब में भी उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, वो तो होना ही है। जब ध्वनि तरंग माध्यम से संचारित होते हैं तो उनमें दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कौन कौन से दो क्षेत्र, संपीड़न क्षेत्र और विरलन क्षेत्र इनमें उत्पन्न होते हैं। संपीड़न क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां कण पास पास आ जाते हैं तथा घनत्व और दाब दोनों अधिक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, संपीड़न क्षेत्र कौन से हैं, जैसे हमने पहले देखा भी था कि जो कण बहुत अधिक पास पास होते हैं जिसके कारण उनका घनत्व भी अधिक होता है और दाब भी अधिक होता है, जिसे हम किससे शिखर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं हम, जिसे शिखर से दर्शाते हैं, ये ऊपर वाले शिखर से दर्शाते हैं। जबकि विरलन क्षेत्र होता है वो निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं जहां कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। फिर दूसरा क्षेत्र ऐसा उत्पन्न होता है जहां पे जो कण थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं और इसके कारण इनका जो घनत्व है और दाब है वो कम होता है, और इसे हम किससे, घाटी से प्रदर्शित करते हैं। कौन से क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से हम इसको जो घाटी होता है घाटी वाले क्षेत्र से प्रदर्शित करते हैं। तो शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस भाग को हम श्रृंग कहते हैं और जो घाटी वाला क्षेत्र होता है इसको हम गर्त कहते हैं। यानी श्रृंग और गर्त की एक लाइन इसमें बनती है। तो इस तरह से एक तरंग में श्रृंग और गर्त दो क्षेत्र इसमें बन जाते हैं जो संपीड़न और विलयन क्षेत्र के कारण बनते हैं। जैसे इसमें एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि जैसे कोई भी ध्वनि है, जैसे इसमें संगन क्षेत्र है, सघन क्षेत्र जिसे हम संपीड़न क्षेत्र कहते हैं, फिर कण इसमें थोड़े से दूर दूर चले जाते हैं, इसे विरलन क्षेत्र कहते हैं, फिर संपीड़न क्षेत्र है, फिर विरलन क्षेत्र बनता है। तो संपीड़न क्षेत्र विरलन क्षेत्र जब ऐसे बनता है तो उसमें दाब में क्या परिवर्तन होता है और घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। जहाँ संपीड़न क्षेत्र अधिक होता है वहाँ दाब अधिक होता है, ठीक है, और जहाँ विरलन क्षेत्र होता है वहां पर दाब कम होता है, यहाँ पर दाब कम होता है। जब दाब कम होगा तो यहाँ पे घनत्व भी कम होता है, और जहाँ दाब अधिक होता है वहां पर घनत्व भी अधिक होता है। तो ये दोनों चीज आपको एक दूसरे के साथ रिलेटेड करके ध्यान में रखनी है। ओके, अब ये जब दो क्षेत्र अलग अलग उत्पन्न हुए तो हमें एक चीज और देखी कि जो संपीड़न और विरलन क्षेत्र के कारण है उनमें क्या बनते हैं, शिखर क्षेत्र और घाटी क्षेत्र बनते हैं। तो संपीड़न क्षेत्र होता है उसको हम शिखर क्षेत्र कहते हैं, जबकि जो घाटी क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे जो शिखर क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये शिखर क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं, घाटी क्षेत्र कहते हैं। तो शिखर क्षेत्र होता है इसको हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या पढ़ते हैं, कहते हैं हम श्रृंग कहते हैं, जबकि जो घाटी क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, हम गर्त कहते हैं। तो ध्यान रखना, दो श्रृंग क्षेत्र, ये ऊपर वाला क्षेत्र श्रृंग क्षेत्र है, तो दो श्रृंग क्षेत्र के बीच की दूरी बोल सकते हैं, या जो दो गर्त क्षेत्र हैं उनके बीच की दूरी बोल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य या लैम्डा से इसको व्यक्त करते हैं। यानी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंगों की एक दूरी होती है जिसे हम तरंग दैर्ध्य के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ध्वनि का घनत्व या दाब के उतार चढ़ाव के रूप में होती है। घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव को हमने देख लिया है। तो इस तरह से इसमें श्रृंग क्षेत्र, ये देखो इसमें जैसे श्रृंग क्षेत्र और गर्त क्षेत्र इसमें उत्पन्न होते हैं। शिखर वाला क्षेत्र
श्रृंग होता है और ये वाला क्षेत्र गर्त कहलाता है। और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, जो आगे हम पढ़ेंगे। यानी जो दूरी एक तरंगों की जो दूरी है उसी को तरंग दैर्घ्य के रूप में व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, वेवलेंथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, दो क्रमागत संपीड़न क्या हो गए, संपीड़न क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शिखर क्षेत्र कहते हैं। शिखर को हम क्या कहते हैं, श्रृंग क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो दो शिखर क्षेत्र बोल सकते हो आप इसको, है ना, या दो श्रृंग क्षेत्र बोल सकते हैं, दो श्रृंग क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होती है, यानी इस तरह से जो तरंग बनती है, तो ये जो दो शिखर क्षेत्र हो गए, इनके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या फिर ये जो दो गर्त क्षेत्र हो गए, इन गर्त क्षेत्रों के बीच की दूरी को भी हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको जोर देके बता रही हूँ, और आगे भी हमारे काम आएगा। यानी दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं दो शिखर क्षेत्र या दो श्रृंग क्षेत्र या दो घाटी क्षेत्र या दो गर्त क्षेत्रों के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। किसी भी रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसको कौन से शब्द से व्यक्त किया जाता है, इसको हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ग्रीक अक्षर लैम्डा के द्वारा निरूपित किया जाता है और इसका मात्रक मीटर होता है, क्योंकि तरंगों के बीच की दूरी होती है, दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, मीटर से व्यक्त करते हैं। इसके लिए इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। तो ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्यों का जो मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये देख लिया हमने तरंग दैर्घ्य क्या होती है। अब अगला शब्द इसमें आता है, एक आता है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ध्वनि तरंगों के कारण माध्यम के कणों का जैसे आगे पीछे गति करते हैं उसे ही आवृत्ति कहते हैं। यानी जो ध्वनि की तरंग है, जो ये ध्वनि तरंग हमारी बनी माध्यम के कणों के कारण, तो इसके कारण जो माध्यम के कण हैं वो आगे पीछे गति करते हैं, इस तरह से उनमें गति होती है, इस तरह से उनमें गति होती है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कणों में कितने कंपन एक सेकंड में उत्पन्न हो जाते हैं उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति को हम कैसे लिख सकते हैं, आवृत्ति बराबर कंपनों की कुल संख्या बटे कंपनों में लगा समय जो होता है उससे व्यक्त करते हैं। यानी आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, यानी कंपनों, जितने कंपन इसमें उत्पन्न हुए उसमें जितने कंपन उत्पन्न होने में जो समय लगा उसका भाग दे दे तो हमें उसकी आवृत्ति पता चल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, यदि किसी ध्वनि तरंगी के कारण वायु के कण 2 सेकंड, कितना समय लगा, 2 सेकंड में 1000 अनुदैर्घ्य कंपन उत्पन्न करते हैं, तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 500 कंपन प्रति सेकंड। क्यों, आवृत्ति हम कैसे निकालेंगे, कंपनों की कुल संख्या कितनी है, 1000 कंपन उत्पन्न हुए इसमें कितने समय में, 2 सेकंड में, तो आवृत्ति कितनी हो गई इसकी, 500 कंपन प्रति सेकंड, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 500 कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति इसमें उत्पन्न हो गई। आवृत्ति का मात्रक क्या, कंपन प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का मात्रक ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, कंपन प्रति सेकंड कहते हैं, जिसे हम हर्ट्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हर्ट्ज कहते हैं। यानी आवृत्ति का मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड, और इस कंपन प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। तो एक हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकंड इसको बोल सकते हैं। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, हर्ट्ज को एच जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एच, ध्यान रखना। यानी आवृत्ति का मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज के रूप में व्यक्त करते हैं, और जिसे एक कंपन प्रति सेकंड भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी मैं इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हाईलाइट कर देती हूँ, तो आपको ये पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा ये नया है पढ़ने में, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको सामान्यतः इसको किससे व्यक्त करते हैं, ग्रीक अक्षर न्यू से व्यक्त करते हैं। यानी जो ये जो दे रखा है ना, इस तरह से बी जैसा, छोटा बी जैसा होता है, इसको न्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से प्रदर्शित करते हैं।
का जो एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, जो हमने देखा था कि एसआई मात्रक बोलते हैं हर्ट्ज को, यानी इसका मात्रक तो क्या देखा था, कंपन प्रति सेकंड, जिसे क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं। तो हर्ट्ज क्या है, एक एसआई मात्रक है जिसका प्रतीक एच जेड होता है, जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी इसकी, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज है, उनके सम्मान में रखा गया है। कौन वैज्ञानिक थे, हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज थे, उनके सम्मान में ये इनका नाम है वो, सॉरी, आवृत्ति का जो मात्रक है वो रखा गया है, क्योंकि उन्होंने आवृत्ति की खोज के बारे में बताया था। तो हमने अब पूरा देख लिया कि आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या होती है और इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड होता है, जिसे हम एसआई के मात्रक के रूप में हर्ट्ज भी कहते हैं। ये तो देख लिया। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अच्छे से, कि आवृत्ति क्या होती है, कि यानी आवृत्ति क्या है, कि जैसे जैसे कोई घटना जितनी जल्दी जल्दी घटित होती है वही आवृत्ति होती है। यानी आप किसी ढोल को बार बार पीटते हो, तो ढोल को एक सेकंड में जितनी बार पीटते हैं वह आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति, यानी एक सेकंड में आप जितना ढोल पीटोगे उतने उसमें कंपन उत्पन्न होंगे। तो ढोल को पीटना, यानी एक तरह बार बार ढोल को पीटने से जो कंपनों की पुनरावृत्ति होती है वही आवृत्ति होती है। जब ध्वनि किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच में बदलता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसमें संपीड़न बेलन क्षेत्र उत्पन्न होंगे, घनत्व भी अधिक और न्यूनतम होंगे। तो ध्वनि का घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन और पुनः अधिकतम मान तक आने में उनमें एक दोलन पूरा माना जाता है, यानी एक चक्र पूरा माना जाता है। यानी जैसे इसमें ऐसे संपीड़न क्षेत्र, फिर इसके बेलन क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यहाँ घनत्व अधिक हो गया, फिर संपीड़न क्षेत्र उत्पन्न हो गया, यहाँ पे घनत्व अधिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे घनत्व कम हो गया, फिर यहाँ पे घनत्व अधिक हो गया। तो इस तरह से यहाँ के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और फिर पूर्ण अधिकतम मान तक परिवर्तन में, यहाँ तक जो एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न तक पूरा क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी एक दोलन पूरा करता है। क्या बोलते हैं इसको, एक दोलन या एक चक्र पूरा करता है। तो इस चक्र को एकांक समय में इन दोलनों की जो कुल संख्या है ध्वनि तरंग की आवृत्ति ही कहलाती है। ध्यान रखना, इसको इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि जितने समय में इस घनत्व के अधिक से न्यूनतम से फिर वापस अधिकतम होने में जो एक चक्र बना, उसको जितने समय लगा उससे उत्पन्न जो कंपन है वो क्या कहलाते हैं, आवृत्ति कहलाते हैं। यानी इनको हम आवृत्ति ही कहते हैं। एक दोलन को पूरा होने में लगा हुआ जो समय है, या फिर बोल सकते हैं कि जो एकांक समय है, उसमें इन दोलनों की जो कुल संख्या है वह ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक समय में, यानी एक समय में गुजरने वाले संपीड़न और विदलनों की संख्या देखी जाए तो वही ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है, जो मैंने अभी आपको बता दिया। तो मतलब इसमें एक दो एनसीईआरटी में 2-3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है। यानी एकांक समय में गुजरने वाले संपीड़न या विदलनों की संख्या है तो भी ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, घनत्व के अधिकतम से न्यूनतम से फिर घनत्व के अधिकतम मान होने में जो एक दोलन पूरा होता है उसको भी हम आवृत्ति कहते हैं। और इस तरह से अगर साधारण भाषा देखें तो उसकी जो लैंग्वेज है वो है कि एक सेकंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या है वो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। अगला है हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल या पीरियड, कंपन काल क्या होता है, एक कंपन करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक कंपन हमने जो उत्पन्न किया उसमें लगने वाला जो समय होता है वो कितने समय में उत्पन्न हुआ है वो आवर्तकाल कहलाता है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विदलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग आवर्तकाल कहते हैं। यानी जो दो संपीड़न है, यानी एक संपीड़न क्षेत्र फिर विदलन क्षेत्र आया फिर संपीड़न क्षेत्र आया, तो ये जो दो क्रमागत संपीड़न क्षेत्र उत्पन्न हुए या फिर ये जो दो विदलन क्षेत्र उत्पन्न हुए, इनमें से जो गुजरने वाला समय है उस समय को, यानी एक कंपन कब उत्पन्न होगा, ये पूरा चक्र बनेगा तभी उत्पन्न होगा, तो उसमें गुजरने वाला जो समय है वही उसका आवर्तकाल कहलाता है। यानी एक संपूर्ण दोलन में लिया गया जो समय है वह ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहता है। यानी एक समय में जो उत्पन्न ध्वनि तरंगों की कंपन है वो तो आवर्ती हो गई, लेकिन इसमें लगने वाला जो समय होता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, जिसे हम टी अक्षर से निरूपित करते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, क्योंकि समय है ये, तो समय को हम सेकंड से व्यक्त करते हैं, इसके लिए इसका ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है।
आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच के संबंध को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आवर्तकाल व आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी आवृत्ति इज प्रोपोर्शनल टू 1 आवर्तकाल या न्यू बराबर 1/t से व्यक्त करते हैं। यानी अगर आवृत्ति अधिक है तो आवर्तकाल कम होगा, और अगर आवर्तकाल अधिक है तो आवृत्ति का मान कम होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आवृत्ति इज प्रोपोर्शनल टू 1/आवर्तकाल होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यू बराबर 1/t होता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ध्वनि के बारे में, ध्वनि के गुणों के बारे में देखा, साथ में कुछ जो फैक्ट्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्वनि के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, उनको हमने पढ़ा। आवृत्ति है, आवर्तकाल है, तरंग दैर्ध्य पढ़ा है। इसके अलावा इसमें और भी है, ध्वनि की प्रबलता है, आयाम है, और ध्वनि की तीव्रता है, गुणता है। इन सब के बारे में हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए आगे की क्लासेस में ये टॉपिक को हम, ध्वनि वाला टॉपिक क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी क्लास तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।